देखिए बायोलॉजी में हम आपको बताएं कि स्टेट ऑफ पावर बता रहे थे ना, स्टेट ऑफ पावर, ठीक है, शक्ति का अवस्था। देखिए शक्ति का अवस्था कहां पड़ा होता है? स्टेट ऑफ पावर लाई इन द प्रोटोप्लाज्म, यही बताया था ना। शक्ति का अवस्था प्रोटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है, जीव द्रव्य में पड़ा होता है। तो फिर सवाल है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। अब देखिए जीव द्रव्य की अगर बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म विस्कस जेली लाइक मटेरियल, जीव द्रव्य जो है चटनी के जैसा चिपचिपे पदार्थ होते हैं, विच हैव कैपेसिटी टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू बायोलॉजिकल एनर्जी। मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है, जीव द्रव्य जो है चटनी के जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है। समझिएगा ध्यान से। यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये कोई कोशिका है तो कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक में जो पाए जाने वाला है उसको क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म कहेंगे। और इसके चारों तरफ क्या है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, यानी इसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ये दोनों मिल करके अब बन जाता है जीव द्रव, जीव द्रव। यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब जरा समझिएगा, यानी यही द्रव को कहेंगे। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये चटनी के जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है? चटनी के जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्या रखता है? क्षमता। यानी आप कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज विस्कस, विस्कस मीन्स चिपचिपा, विस्कस जेली लाइक मटेरियल which have capacity to convert chemical energy to बायोलॉजिकल एनर्जी। देखिए समझिएगा ध्यान से। कहता प्रोटोप्लाज्म विस्कस जेली लाइक मटेरियल, विस्कस मीन्स चिपचिपा, जेली मीन्स चटनी, है ना। विस्कस जेली लाइक मटेरियल विच हैव कैपेसिटी, जिसके पास क्षमता होता है कोची? केमिकल एनर्जी माने रासायनिक ऊर्जा को कोची में बदल देने का? जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है। ये है प्रोटोप्लाज्म। एंड एक लाइन और जो सकते हैं, एंड इज बॉन्डेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। समझिएगा ध्यान से। और ये जो है ये कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होता है? घिरा होता है कि नहीं? यानी इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। समझ गए? जैसे प्रोटोप्लाज्म है तो प्रोटोप्लाज्म आप कहेगा तो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होगा। तो आप सेल के बारे में बोल रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका दो प्रकार का होता है, जानते हो ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, तो डायरेक्ट उसका प्रोटोप्लाज्म कोशिका
झिल्ली तो ना घिरा होगा, इसलिए कॉमन रूप से आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, तो दोनों के लिए चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो भी घिरे हुए हैं। तो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों के लिए आप कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन इसको घिरा होता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि प्रोटोप्लाज्म विस्कस जेली लाइक मटेरियल, जीव द्रव चटनी के जैसा चिपचिपे पदार्थ होते हैं, है ना, विच हैव कैपेसिटी, जिसके पास क्षमता होता है, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू बायोलॉजिकल एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है, और एंड इज बॉन्डेड बाय, मतलब घिरा होता है कोची द्वारा, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। अब उस समझो, जैसे हम लोग जीवन में कुछ भी खाते हैं वो क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है, दाल भात चोखा चटनी इडली डोसा पकौड़ा मरोसा कुछ भी खाइए, वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। अब वो खाने के बाद जो हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होते हैं, पाचन की क्रिया, उसके बाद जो एनर्जी बनता है स्वांगीकरण में, मतलब कि एसिमिलेशन में, स्वांगीकरण सबसे लास्ट स्टेज है कोची का, पोषण का, तो उसको में जो एनर्जी बना, तो कौन सा एनर्जी हम दिखाएं, बायोलॉजिकल एनर्जी ना जी, खाए केमिकल एनर्जी, भोजन किए और हम लोग ताकत दिखाने लगे, तो कौन सा एनर्जी हो गया, बायोलॉजिकल एनर्जी। तो यानी खाएं रासायनिक ऊर्जा और दिखाएं जैविक ऊर्जा, यानी बायोलॉजिकल एनर्जी। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस घटना को हम लोग कहेंगे एक प्रोसेस हुआ स्वांगीकरण, लेकिन करवाया कौन, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में इबला लिखिएगा पहले, प्रोटोप्लाज्म। सोमवार से चैप्टर चालू करेंगे एगो, इसका नाम होगा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री मिला हुआ है, कॉमन चैप्टर है, हर जगह जरूरत है। चलिए इसका हिंदी लिखो तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं, लिखिए तो इसमें लिखिएगा कि जीव द्रव चटनी के जैसा चिपचिपे पदार्थ होते हैं। जीव द्रव चटनी के जैसा
चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जीव द्रव चटनी के जैसा चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है। जो रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है। रासायनिक ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में बदल देने की क्षमता रखता है और यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। अब देखिए, ये तो बायोलॉजी से संबंधित इंट्रोडक्शन था। अब है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले कौन बायोलॉजी पढ़े और पढ़ने के दौरान कौन कौन सारे प्रक्रियाएं किए हैं, ये समझिए ध्यान से। तो आज का हेडिंग होगा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। ये बड़ा उतार होगा क्या? जरूरत नहीं है, क्या कि साइटोलॉजी पढ़ाएंगे, उसका विज्ञान तो सब तो करेगा। देखिए, नेक्स्ट है, आज का होगा हेडिंग हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान का इतिहास। समझिएगा ध्यान से। आज का हेडिंग होगा हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का इतिहास। जीव विज्ञान का इतिहास। देखिए, जीव विज्ञान के इतिहास में आपको यह जानना है कि सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ना कौन प्रारंभ किए थे, है ना, और कहां के थे। समझिएगा ध्यान से। द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिगेन विद द वर्क ऑफ ए ग्रीक फिलोसोफर कॉल्ड अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है ना, अरिस्टोटल। ये देखिए, यही है अरिस्टोटल, समझ गए ना, जिसको अरस्तु कहते हैं। अरिस्टोटल जो है बॉर्न जन्म लिए थे 384 बीसी में। साइंस में बैक काउंटिंग पीछे की ओर जाता है, और डेड हो गए कब? 322 बीसी में, पीछे की ओर। समझ गया ना, ये इनका मृत्यु हो गई। ये अरिस्टोटल है। यानी कि कहने का मतलब है कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी began with the Greek philosopher। फिलोसफर मतलब होता दार्शनिक। ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 384 बीसी से 322 बीसी। इतना दिन तक वो जिंदा रहे थे, है ना, जन्म लिए थे इतना दिन। अरिस्टोटल। सो अरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ, समझिएगा ध्यान से, फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो बुआ, समझो बात को। यहाँ पे कहता कि द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिगेन विद द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल नाम के एक ग्रीस के दार्शनिक थे। फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक।
ग्रीक के एक दार्शनिक अरिस्टोटल नाम के, जिनका जन्म 384 था, इसको ब्रैकेट में ही रखना है, इसको समझना है कि इतना में जन्म लिया, इतना खत्म हो गया। और यानी सबसे पहले कहता द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिगेन, मतलब प्रारंभ करना, जीव विज्ञान के अध्ययन का जो आरंभ है वो कौन किए थे? अरिस्टोटल किए थे। समझ गया ना? इसलिए अरिस्टोटल को जीव विज्ञान के क्या कहते हैं? पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। पिता कहिए चाहे जनक कहिए, एक ही बात होता है, ठीक है ना? जीव विज्ञान के पिता या जनक कौन है? अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में क्या कह सकते हो? अरस्तु। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। यहाँ पर एक काम करिए, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिगेन विथ द वर्क ऑफ, यहाँ पे छूट गया, वर्क ऑफ लिख लीजिए, वर्क ऑफ ए, वर्क ऑफ ए ग्रीक फिलोसफर, ऐसे कर लीजिएगा। वर्क, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी बिगेन विथ द वर्क ऑफ ए ग्रीक फिलोसफर। जल्दी जल्दी में छूट जाता है। वर्क ऑफ ए ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। देखिए ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसको अंडरलाइन कर लेना लाल पेन से ताकि याद रहे। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल है, तो इसका हिंदी लिखिए, लिखिएगा देखिए सर्वप्रथम जीव विज्ञान सर्वप्रथम जीव विज्ञान के अध्ययन का आरंभ, सर्वप्रथम जीव विज्ञान के अध्ययन का आरंभ, अध्ययन का आरंभ एक ग्रीस के दार्शनिक, अध्ययन का आरंभ एक ग्रीस के दार्शनिक अरिस्टोटल, माने अरस्तु लिख सकते हो, ग्रीस के एक दार्शनिक अरस्तु, या देखो फेमस नाम अरिस्टोटल है, ये अरिस्टोटल है ना, ग्रीस के एक दार्शनिक अरस्तु या अरिस्टोटल, ब्रैकेट में लिखना है ये वाला जरूर, 384 से 322 बीसी, ब्रैकेट बंद कर दिया। अध्ययन का आरंभ ग्रीस के एक दार्शनिक अरस्तु, ठीक है ना, अब ब्रैकेट में 384 से बीसी से 322 बीसी, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बाहर लिखिए ने में नहीं, ने किया था, ने किया था, सेंटेंस पर ये समझ में आ गया। अध्ययन का आरंभ पहले लिखा दिया ना, तो उन्होंने ने किया था, इसलिए
अरस्तु या अरिस्टोटल, इसलिए अरस्तु या अरिस्टोटल को जीव विज्ञान के जनक या पिता, जीव विज्ञान के जनक या पिता कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक या पिता कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बात को समझिए, आप लोग ध्यान से सुनेगा। ये तो जीव विज्ञान के पिता होगी, हैं? जीव विज्ञान के पिता कौन है जी? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बोलिएगा, अरस्तु हिंदी में जनरली कोई बोलता नहीं है जल्दी। अरिस्टोटल जो है जीव विज्ञान के पिता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि शुरू में जो है बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया था। हम क्यों बोले था कर रहे हैं? क्योंकि अब डेवलप होकर बायोलॉजी 3 पार्ट में डाला है, लेकिन वो क्या है जो हम बताते हैं। बायोलॉजी का 2 भाग है जनरली मुख्य रूप से, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। गुड। इसको कहेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसको कहेंगे प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। पहले समझिए इसको ध्यान से। तो बायोलॉजी के पिता कौन है? बायोलॉजी को पिता तो अरिस्टोटल हो गए, समझ गए। लेकिन पता है वनस्पति, बायोलॉजी का 2 पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में प्लांट के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के जीवन के बारे में, और जंतु जूलॉजी में जंतु के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहां पर जरा समझिएगा ध्यान से, जिस समय अरिस्टोटल जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे ना, उस समय एक पुस्तक लिखे थे। समझिए, जिस समय, हेलो प्लीज कंसंट्रेट द माइंड ऑफ द वर्ड विथ मी। देखिए, मैंने कहा कि अरिस्टोटल जो है, अरिस्टोटल जिस समय जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे ना, उस समय एक पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। ध्यान से समझ इस बात को। उस पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। और उस पुस्तक में इन्होंने 500 जंतु के बारे में वर्णन किए थे। पेड़ पौधा का उतना न किए, कौन के बारे में किए? जंतु के बारे में वर्णन। इसलिए इनको जूलॉजी के पिता भी कहा जाता है। समझिए ध्यान से। आपसे कोई पूछे बायोलॉजी के पिता कौन? अरिस्टोटल। जूलॉजी के पिता कौन? तो अरिस्टोटल। समझ गए? बायोलॉजी के भी पिता अरिस्टोटल है और जूलॉजी के भी पिता अरिस्टोटल, अरस्तु ही है। लेकिन बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस। अब आप कहिएगा कि बायोलॉजी के जब भी पिता हो गए थे, दोनों के तो दादा होना चाहिए। नहीं, क्यों कहने से उसका पिता, इसका पिता ये, इसका पिता ये था, इसका फिर ये अलग कैसे हो गए? वो इनका, इसका पिता वो है तो इसका भी रहना चाहिए था। नहीं, थियोफ्रेस्टस। तो ये जन्म के आधार पर कोई पिता यहाँ पे नहीं है, जनक नहीं है, कर्म के आधार पर है ना। यानी कौन सी में काम किया, जंतु के बारे में वर्णन कर दिए। तो बताइए जूलॉजी में कौन सी का वर्णन होता है? जंतु का ना। तो जंतु के बारे में वर्णन किए हैं, इसलिए इनको जूलॉजी के भी पिता कहते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछे जूलॉजी के पिता कौन? अरिस्टोटल। बायोलॉजी के पिता कौन? लेकिन बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादा अध्ययन किए थे। समझ गए? सो आप क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? अरिस्टोटल रोट द बुक। अरिस्टोटल एक पुस्तक लिखा है ना। अरिस्टोटल रोट द बुक लाइक हिस्टोरिया एनिमेलिया and he described about 500 animals. So in this book, so Aristotle is also called father of zoology. यानी अरिस्टोटल जो है अपने अध्ययन के दौरान हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक हुआ? हिस्टोरिया एनिमेलिया। और उस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 जंतु के बारे में वर्णन कर दिए। इसलिए अरिस्टोटल को जूलॉजी के भी पिता कहते हैं। समझ गए ना? तो दोनों के पिता वही हैं। यानी अगला जो सेंटेंस हमारा होगा कि अरिस्टोटल रोट द बुक
लिखा, रोट द बुक, लाइक कौन सा बुक, हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, इसको अंडरलाइन करिएगा, लिखेगा तो यही पुस्तक लिखे थे उन्होंने, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एंड ही डिस्क्राइब about 500 animals. So है ना, इसलिए अरिस्टोटल इज आल्सो लगाना है, भी है ना, इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी। देखिए यहां आल्सो लग गया, इसका मतलब इसके पहले भी किसी के पिता है, बायोलॉजी के तो पिता थे। आल्सो कॉल्ड मतलब क्या, जंतु विज्ञान के भी एक पिता है, समझ गए, ध्यान से समझ इस बात को। अरिस्टोटल रोट द बुक लाइक हिस्टोरिया एनिमेलिया, अरिस्टोटल जो है हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक पुस्तक लिखा, एंड ही डिस्क्राइब, इन्होंने वर्णन किया, अबाउट 500 एनिमल, कितना 500 जंतु के बारे में। सो इसलिए अरिस्टोटल इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी सॉरी, इसलिए अरिस्टोटल को जंतु विज्ञान के पिता भी, बायोलॉजी के तो पिता है, तारीफ करो। F है देखिए ये साइंस है, अब एक एक चीज मानने का कुछ पूरा का पूरा इंग्लिश विस्तार से लिखा नहीं जा सकता है, आपको इंग्लिश हम नहीं पढ़ाना है। जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है ना फ्रेज में चलेगा, मतलब निचोड़ करके उसका अर्थ लिखा दिया जाता है, समझ गए ना। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट का अर्थ इसका क्या हिंदी ऐसा नहीं होता, शॉर्ट में ही साइंस में चलता है, उतना आर्ट्स का इंग्लिश जो है ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, साइंस का इंग्लिश कोई बहुत प्रकार की नहीं है, थोड़ा मना अथी पर बेसिस पे चला जाता है, तो इसका हिंदी लिख लीजिए। देखिए अरिस्टोटल या अरस्तु अपने अध्ययन के दौरान, अरिस्टोटल या अरस्तु अपने अध्ययन के दौरान हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिंदी में लिख सकते हो हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक पुस्तक लिखा,
जिसमें इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक एक पुस्तक लिखा, जिसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में, जिसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में, लगभग 500 जंतुओं के बारे में वर्णन किए, जिसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं के बारे में वर्णन किए। इसलिए अरिस्टोटल को अरिस्टोटल को जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं। अब यहां पर एक बात समझिएगा ध्यान से, ये बायोलॉजी का तो अध्ययन कर रहे थे सभी को, लेकिन इस सब्जेक्ट का नाम क्या दिया जाए अभी तक पता नहीं। अरस्तु सिर्फ अध्ययन कर रहे थे जीवों के बारे में। बायोलॉजी है क्या? जीवन के बारे में, जीवों के अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इस सब्जेक्ट का नाम क्या दिया जाए कोई नहीं जानता। तब जाकर करके दो वैज्ञानिक है ना, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, जिनका नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। कैसे इनका गार्जियन नाम देता होगा, है ना, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, उनको शॉर्ट में लामार्क कहता है ना, लामार्क। और ये थे ट्राविरानस, है ना। तो ये दो वैज्ञानिक मिलकर करके 1802 ईस्वी में बायोलॉजी नाम दिया था, जीव विज्ञान नाम दिया था। ऐसा कभी बोलबो मत करिएगा। हाँ, बायोलॉजी नाम दिए थे। जीव विज्ञान हिंदी है, समझ गए ना। हिंदी वाला नाम जनरली वैज्ञानिक नहीं देता है, बायोलॉजी नाम दिए थे, समझ गए ना। तो आप हिंदी जब लिखेगा ना सेंटेंस में, तो आपको लिखना होगा बायोलॉजी नाम देने वाला कौन था, जीव विज्ञान नाम नहीं दिया था ये दोनों, समझ गए ना। सो बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय ए फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क एंड ट्राविरानस इन 1802, समझ गए ना। ये देखिए, ये है दोनों, ये है लामार्क साहब, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता है। ये है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, नीचे लिखल होगा इसका नाम, है ना, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। और ये है ट्राविरानस, ये ट्राविरानस है। ये दोनों मिल करके जो है जीव विज्ञान नाम दिए थे। ये देखिए ट्राविरानस लिखल होगा नीचे, है ना। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो है बायोलॉजी टर्म दिए थे। सो अगला सेंटेंस होगा कि बायोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क and ट्राविरानस in 1802। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करा, बायोलॉजी टर्म जो है, जो शब्द है, वो कौन दिए थे, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क और ट्राविरानस का 1802। समझ गए? तो लिखिएगा तो बहुत टाइम है, बोलिए।
लिख लिए? नो सर। जूम कर देता है पूरा फोटो लेना चाहिए। चलिए लिखिए तो इसके हिंदी कि सर्वप्रथम जीन बप्टिस्ट, ऐसे लिखो जीन बप्टिस्टे, नाम ऐसा ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते। जीन बप्टिस्टे आधा साथ दीजिएगा, डी लामार्क एवं ट्राविरानस ने जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क और ट्राविरानस ने 1802 ईस्वी में, क्या टा में रहा है, ट्राविरानस, टा में रहा है बुआ, ट्राविरानस ने 1802 ईस्वी में, लिखाए हैं 1802 ईस्वी में बायोलॉजी, जी विज्ञान ना लिखेगा, हिंदी में भी लिखो, बायोलॉजी शब्द का उच्चारण किया था, बायोलॉजी शब्द का उच्चारण किया था, बायोलॉजी शब्द का उच्चारण किया था। अब देखिए क्या है ना, ये तो जानिए कि बायोलॉजी शब्द का उच्चारण कौन किया था। अब इसको में नेक्स्ट है कि बायोलॉजी का दो पार्ट है, पहले समझो ध्यान से जरा सुनो। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का दो पार्ट हुआ, एक है बॉटनी, यानी इसको क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। देखो वो यहां पे समझो, ये पुराना पद्धति में बॉटनी और जूलॉजी है। आपको पता है जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ था, सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह से जब काम हो रहा था, तो उस समय पेड़ पौधे और जंतु के कोशिका का सिंपल अध्ययन हो रहा था। छोटे छोटे बैक्टीरिया और जो वायरस है उसका बढ़िया से अध्ययन हो नहीं रहा था। जब टेक्नोलॉजी बढ़ा, हर तरह के देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सीटी स्कैन, एक्सरे, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट चला, तो सूक्ष्म अणुओं का अध्ययन बढ़ा। उसके बारे में, वायरस के नेचर के बारे में, मतलब विषाणु के नेचर के बारे में, जीवाणु के बारे में, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन बढ़ा, तो एक अलग ही बायोलॉजी बना दिया गया, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। समझ गए? तो बॉटनी और जूलॉजी के अलावा भी एक माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन सी का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, और जंतु विज्ञान में जंतु के बारे में। समझ गए? तो इसको में जंतु के बारे में, इसको में पेड़ पौधे के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में, बैक्टीरिया है ना, विषाणु है ना, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं,
तो ये सब का जब अध्ययन होगा ना सूक्ष्म जीवों का, तो होगा माइक्रोबायोलॉजी। यानी जनरली देखा जाए तो बायोलॉजी को 3 पार्ट में बांट दिया गया, बॉटनी, जूलॉजी और एक एक्स्ट्रा माइक्रोबायोलॉजी। समझ गए? तो माइक्रोबायोलॉजी में इंजीनियरिंग भी होता है, समझ गए? तो यहाँ पर इसको पार्ट में, तो इसको में क्या लिखेंगे, इसके तरफ तो इसे बनाएंगे, और इसके तरफ क्या लिखेंगे कि इसके अंतर्गत पेड़ पौधे के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। यानी इज दैट ब्रांच ऑफ बॉटनी, इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑल अबाउट प्लांट लाइफ, इसको में ऑल अबाउट एनिमल लाइफ, है ना। और माइक्रोबायोलॉजी में कुछ में सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में। तो ऐसा करो ना कि टाइम क्लैप्स होगा तो इसको मैं हिंदी में लिख लीजिए, इधर हिंदी में लिखा देते हैं, समझने समझ रहे, क्योंकि हिंदी मीडियम में ही तो आपको पढ़ाएंगे। तो ऐसे बना लीजिए, और पहले लिखिए उसका हो तीसरा वाला वो सब अलग लिखा देते हैं। पहले इसके तरफ लिखिए, ऐसे बनाइए पहले, टाइम लगभग होगा 2-3 मिनट है और क्या कल लिखाएंगे, तो एक लाइन कहिए, इसको भी लिखेगा। देखिए इसके अंतर्गत पादपों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पादपों के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके तरफ लिखिए, इसके अंतर्गत जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस, जिसको हिंदी में लिख सकते थियोफ्रेस्टस, इसको अंडरलाइन करना है, सब पूछता रहता है। आइए तो जानवे कर, तो जूलॉजी के कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु या एरिस्टोटल, अरस्तु। तो ये एक लाइन लिख के छोड़ दे, लिखिए। इसके तरफ लिखेगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति की तरफ, बॉटनी की तरफ, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को लाल पेन से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, उसको याद रखिएगा, अन्य तो कोई से कर लो, कहा जाता है। इसके तरफ लिखेगा, ये तो लिखेगा नहीं तो चलेगा, लेकिन सामने सामने है तो लिखा देते हैं, ऐसे याद रहेगा। देखिए, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु या अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। अरस्तु या अरिस्टोटल को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अभी है कुछ इंट्रोडक्शन बायोलॉजी। तो सोमवार को आपको किसी कीमत पर हम चैप्टर चालू करेंगे, कॉमन चैप्टर बायोलॉजी। कितना इंट्रोडक्शन पड़ेगा, तो शनिवार तक ही चलेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। शनिवार तक जो भी है, और इंट्रोडक्शन पढ़ लेना तो उचित है, ठीक लगेगा आपको। जो नहीं जानता है तो जानिए। शुरू में लड़कन को आगे से यही फायदा है कि बहुत चीज़ जान जाता है, अब बाद में जो आएगा लड़का तो डायरेक्ट चैप्टर में आएगा। तो बायोलॉजी का कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं तो दिक्कत क्या है उससे, आप घर ही बैठे रहे तो आकर के अपना पढ़ लो, क्या दिक्कत है। जानकारी तो कुछ तो आओगे तो फायदा ही होगा, 1 घंटा आकर के पढ़ लीजिए। लेकिन सोमवार से आपका एक चैप्टर चालू करेंगे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोमोलेक्युल्स, सब माइक्रोमोलेक्युल्स, बहुत अच्छा चैप्टर वो भी। उसमें आपको पूरा प्रोटीन, फैट, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कितने प्रकार कार्बोहाइड्रेट, ये बड़ी मदद करेगा आगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो आगे मैकेनिज्म चलेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, पता नहीं प्रोटीन टूट के क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है कि क्या बनता है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। बस सत्य की ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। तो अभी शनिवार तक इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी जो भी है मेन चीज़, बाद बायोलॉजी का कुछ अपवाद है वो भी पढ़ा देंगे, तो आपको समझ में आए कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, कुछ बायोलॉजी का अपवाद भी है, तो अपवाद तक पढ़ा देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी कोई भी प्रश्न पूछेगा ना बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है ना। और सोमवार से आपका हम एक चैप्टर चालू करेंगे, कॉमन चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आज जाइए।